नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए और मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं, जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है और जिन प्रश्नों की आपकी पशु परिचर भर्ती के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने राजस्थान जी के पशुपालन, करंट अफेयर एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को शामिल किया है। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के साथ मैं उसकी अतिरिक्त व्याख्या भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, तो बिना स्किप किए और हर क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप पशु परिचर भर्ती 2024 की और तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है पशु परिचर बनना, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों इस चैनल पर आपको पशु परिचर भर्ती की और संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें मैंने लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित और पशु परिचर भर्ती के 20 मॉडल टेस्ट पेपर करवाए हैं। उसके अलावा मैंने राजस्थान जी के और पशुपालन संबंधित प्रश्नों के भी और वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, राज्य का कौन सा क्षेत्र बागड़ प्रदेश कहलाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए। दोस्तों राजस्थान का जो नागौर, सीकर और जो झुंझुनू का क्षेत्र है उसे हम और वांगड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों हम इस क्षेत्र की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से और जो शेखावाटी के जिले हैं वो शामिल किए गए हैं। और इस क्षेत्र में और दोस्तों इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है वो घग्गर नदी है और उसका जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसे हम नाली के नाम से जानते हैं। तो ये क्षेत्र है और बागड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बागड़ क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों जो बागड़ होता है ये क्षेत्र दोस्तों जो डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है उसे हम बागड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जबकि बांगड़ क्षेत्र हम और शेखावाटी के क्षेत्र यानी कि जो नागौर, सीकर, झुंझुनू और उत्तरी जयपुर का जो इलाका है उसे हम और बांगड़ के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किस स्थान पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, बीकानेर। दोस्तों बीकानेर के अंदर और कतियासर नामक स्थान पर और अग्नि नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगर दोस्तों हम अग्नि नृत्य की बात करें तो इसका जो प्रदर्शित करने वाली जो प्रमुख संप्रदाय है वो है जसनाती संप्रदाय, जो कि और कतियासर बीकानेर के अंदर और अग्नि नृत्य का प्रदर्शन करता है। दोस्तों यह नृत्य एक बहुत ही रोमांचित नृत्य है जिसमें और जो इसके कलाकार होते हैं वो अग्नि के जो अंगारे होते हैं उन पर नृत्य करते हैं और इस कला को हम मतीरा फोड़ने के नाम से जानते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कतियासर बीकानेर के अंदर और जो अग्नि नृत्य है उसका आयोजन किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, शेर। दोस्तों अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और शेर है। अगर दोस्तों हम इसकी बात करें तो ये हमें सिरोही जिले के अंदर देखने को मिलती है और इसकी जो ऊंचाई है वो दोस्तों और 1597 मीटर है। वहीं अगर दोस्तों हम अरावली पर्वतमाला की तीसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो हमें अचलगढ़ देखने को मिलती है। वहीं अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी और गुरु शिखर है जिसकी 1722 मीटर जिसकी लंबाई है, जो कि हमें माउंट आबू के अंदर देखने को मिलती है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और शेर है जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। आई होप कि आपको जो मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो हेल्पफुल लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, ढोला मारूरा दोहा के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, कवि कल्लोल। दोस्तों कवि कल्लोल द्वारा और जो ढोला मारू और प्रमुख जो रचना है उसका को लेखन कार्य किया गया है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दोस्तों ये ऑप्शन में दे रखा है मोनोनैंसी, इनके द्वारा मारवाड़ी, परगनादी, विगत आदि ग्रंथों की रचना भी की गई है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो ढोला मारूरा दोहा नामक जो रचना है वो उसका लेखन कार्य और कवि कल्लोल द्वारा किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मारवाड़ के इतिहास का विस्तृत नायक था। अर्थात दोस्तों जो मारवाड़ का हमें और एक विस्तृत जो नायक है, जो महान राजा है, वो कौन देखने को मिलता है? तो इसके विकल्प हैं, विकल्प ए राव राम, विकल्प बी राम मालदेव, विकल्प सी राव चंद्रसेन और विकल्प डी राम मोटा राजा उदय सिंह।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी रावचंद्र सेन। दोस्तों रावचंद्र सेन को हम और मारवाड़ का और महानायक के रूप में जानते हैं। अगर दोस्तों हम रावचंद्र सेन की बात करें तो ये मालदीव के पुत्र थे और मोटा राजा जो उदय सिंह है उसके भाई थे, जो कि और मारवाड़ के और भूरे बिसरे महाराज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों इनको जो उपलब्धि मिलनी चाहिए थी, जो उनको ख्याति मिलनी चाहिए, जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, तो इसलिए इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मालदीव की बात करें तो वो उनके पिता थे जिनके द्वारा 1544 के अंदर और गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में बंधेज के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी उपयुक्त सभी। दोस्तों जो उपयुक्त सभी ये तीनों स्थान है जैसे जयपुर, जोधपुर, सीकर, ये तीनों ही और जो जिले हैं वो बंदेज के कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चैनल द्वारा आपको कभी निराश नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में बाला दुर्ग और किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए अलवर। दोस्तों अलवर जिले के अंदर और हमें बाला दुर्ग देखने को मिलता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान जीके का वो है महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खां को कितनी बार और मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी यानी कि शहबाज खान को दोस्तों अकबर द्वारा और मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए 3 बार भेजा गया, यानी 1977, 1978 और 1577, 1578 और 1579। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शहबाज खान को अकबर द्वारा और मेवाड़ पर और आक्रमण करने के लिए 3 बार भेजा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पटेल किस जनजाति के मुखिया को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी मीणा। दोस्तों मीणा जाति के और जो मुखिया होते हैं उन्हें पटेल के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर दोस्तों हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में और मीणा जनजाति सर्वाधिक मात्रा में और पाई जाती है, जबकि और भील जनजाति दूसरे नंबर पर और सर्वाधिक मात्रा में आती है। वहीं गरासिया जनजाति तीसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में आती है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मीणा जाति का मुखिया होता है उसे हम पटेल के नाम से जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में लंबरदार का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, यानी किसी समूह का मुखिया। दोस्तों किसी समूह के और मुखिया को हम नंबरदार के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो आदिवासियाँ होते हैं, आदिवासी जनजातियाँ होती हैं, उनके अंदर जो किसी विशेष समूह का जो मुखिया होता है उसे हम नंबरदार कहते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अब दोस्तों पशुपालन के प्रश्न और यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो पशुपालन का जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है मिल्क रिकॉर्डिंग कितने दिन तक करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प 2, यानी 300 दिन तक। दोस्तों मिल्क जो रिकॉर्डिंग है वो 300 दिन तक की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 26 नवंबर को। दोस्तों 26 नवंबर को प्रतिवर्ष और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर दोस्तों हम संपूर्ण विश्व के अंदर बात करें तो 1 जून को और अंतर्राष्ट्रीय और दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर दोस्तों हम दूध के मामले में बात करें तो संपूर्ण विश्व में भारत और दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है, वहीं दूसरे स्थान पर और चीन हमें देखने को मिलता है। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है गाय के दूध में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए 87%। दोस्तों गाय के दूध में हमें लगभग 87% और पानी की मात्रा देखने को मिलती है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कामधेनु डेयरी योजना की बैंक ऋण और कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों यह लेटेस्ट 2024 का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि राजस्थान सरकार द्वारा कामधेनु योजना डेयरी योजना शुरू की गई है, जिसमें और डेयरी निर्माण के लिए और राज्य सरकार द्वारा और जो बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक हैं, उनके द्वारा और ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो इसकी जो बैंक ऋण कितने प्रतिशत है, तो दोस्तों ये बैंक ऋण हमें 90% तक और देखने को मिलता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जितने भी प्रश्न डाले गए हैं वो आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिनकी और आपकी पशु परिचर भर्ती के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो पूरे प्रश्नों को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। तो दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मशीनों द्वारा दूध निकालने के लिए कितने मिमी पारे का प्रेशर उपयुक्त होता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प 2 360। दोस्तों और मशीनों द्वारा जब दूध निकाला जाता है उसके लिए हमें 360 और जो पारा होता है उसके प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हाथ से दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प 3 पूर्ण हस्त दोहन विधि। दोस्तों जो पूर्ण हस्त दोहन विधि है वो हाथ से दूध निकालने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। दोस्तों आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है भैंसों में दूध उत्पादन किस ब्यात में सर्वाधिक होता है, अर्थात जो भैंसें होती हैं उनमें और किस ब्यात के अंदर और सर्वाधिक दूध देती हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प 3 तीसरे से और जो 5वां ब्यात होता है उसके अंदर और भैंस सर्वाधिक मात्रा में दूध देती हैं। तो विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किसी पशु को कठिन दूध देने वाला कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी। दोस्तों जो भैंस होती है उसे कठिन दूध देने वाला कहा जाता है क्योंकि इसके दूध निकालने में और सबसे ज़्यादा कठिनाई हमें महसूस होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी पशु का दूध स्त्रवण काल सर्वाधिक होता है, यानी कि ऐसा कौन सा पशु है जो सबसे लंबे समय तक दूध देता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है ऊँटनी। दोस्तों जो ऊँटनी होती है वो और सर्वाधिक लंबे समय तक दूध देती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है बकरी का दूध स्त्रवण काल होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प 2 200 से 284 दिन। दोस्तों जो बकरी होती है सामान्यतः 200 से और 284 दिन और दूध देती है। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो हमें साइंस से देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो है बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। दोस्तों शरीर के अंदर और किस चीज़ की कमी के कारण जो बच्चों की अस्थियां होती है वो मुड़ जाती हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी विटामिन डी। दोस्तों शरीर के अंदर और विटामिन डी की कमी आ जाती है तो जो बच्चों की अस्थियां होती है वो हमें मुड़ी हुई और कमज़ोर दिखाई देने लगती हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम विटामिन डी की बात करें तो इसका निर्माण और हमारे शरीर के अंदर की और दोस्तों सूर्य की जो किरणें होती है उनसे और यकृत के अंदर किया जाता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। इसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसे कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टिदोष से पीड़ित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी मायोपिया। दोस्तों वह व्यक्ति अगर वो 10 मीटर से अधिक दूरी नहीं देख पा रहा है तो वो मायोपिया यानी कि और जो निकट दृष्टिदोष से पीड़ित है, यानी कि उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। अगर दोस्तों हम मायोपिया की बात करें तो इसे निकट दृष्टिदोष कहते हैं और इसके उपचार के लिए हम और अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टिदोष को कहते हैं जिसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है, यानी कि दोस्तों थर्मस फ्लास्क है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो इसके जो विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए डेवार। दोस्तों डेवार के द्वारा और थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है धोवन सोडा का रासायनिक नाम है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प ए सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों जो धोवन सोडा होता है उसे हम सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट यानी Na2 और CO3 से के नाम से जानते हैं। तो विकल्प दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प और बी, यानी कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होती है उसे हम धोने के सोडे के नाम से जानते हैं, जबकि सोडियम कार्बोनेट ये खाने का सोडा होता है जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी, यानी कि सूर्य से के बाद में जो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है जिसे हम प्रोक्सिमा सेंचुरी के नाम से जानते हैं उससे और पृथ्वी तक प्रकाश को आने में जो समय लगता है दोस्तों वो लगता है 4.2 वर्ष, यानी कि 4.2 वर्ष के अंदर वो प्रकाश पृथ्वी तक आ पाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए सूर्य का प्रकाश। दोस्तों जो परिसंचरण तंत्र है हमारा उसमें ऊर्जा का प्राथमिक और मुख्यतः स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए आयतन के बराबर। अगर दोस्तों कोई भी नाव है वो अपने आयतन के बराबर और जल विस्थापित कर देती है, हटा देती है, तो वो नाव डूब जाएगी। यह आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसके अनुसार और बताया गया है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विद्युत ऊर्जा। दोस्तों जो किलोवाट घंटा है वो विद्युत ऊर्जा की इकाई है। अगर दोस्तों हम विद्युत ऊर्जा की बात करें तो इसके जो अन्य मात्रक है वो जूल और कैलोरी हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मानव आंखों की पुतली जिस एल्केलाइड के अति तनु विलयन से और फैलाई जाती है वह है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प सी एट्रोपिन। दोस्तों एट्रोपिन द्वारा और मानव आँख की जो पुतली होती है वो एट्रोपिन के तलु विलयन से और फैलाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है वो है कोरेनॉइड जड़ें पाई जाती हैं। दोस्तों जो जड़ों का प्रकार होता है कोरेनॉइड ये किसके अंदर पाई जाती हैं। तो दोस्तों जो चीड़ का पेड़ होता है उसके अंदर हमें और कोरेनॉइड जड़ें देखने को मिलती हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने और पशुपालन, सामान्य विज्ञान एवं राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जिनकी आपकी पशु परिचर भर्ती के अंदर आने की और प्रबल संभावनाएं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया जाता है जो कि आपके एग्जाम के अंदर और पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस चैनल पर आपको पशु परिचर भर्ती की और संपूर्ण तैयारी देखने को मिलेगी। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।